गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज़ एंड वेरिएशंस के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में अरेंज करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में यानी कि क्लासिफिकेशन करने के लिए किसी न किसी बेस की आवश्यकता होगी। तो वो कौन कौन से बेसेस हैं जिनको हम आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन का सबसे पहले आइडिया अरस्तु के पास आया और उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइडेड किया और इसका जिक्र अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलियम में किया। इसके अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन था उसमें बहुत सारी कमियां रही थी और इसके बाद में फिर कैरोलस लीनियस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया, दो किंगडम बनाए उन्होंने, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। लेकिन इसके बाद में भी कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी थी जो इस क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करते। उसके बाद में अर्नेस्ट हैकल आए, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक किंगडम और ऐड किया उन्होंने कैरोलस लीनियस के क्लासिफिकेशन में। फिर इसके बाद में कॉपलैंड आया, उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसके बाद में 1859 में R.H. विटकर आया जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्ली अटेम्प्ट्स फॉर क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म वर मेड बाय ग्रीक थिंकर अरस्तु। अरिस्टोटल है, इसका प्रोनाउंसिएशन अरस्तु होता है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला अटेम्प्ट है वो अरस्तु का था। अरस्तु, दैट ग्रीक फिलोसफर, इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। ही वाज द फर्स्ट हु अटेम्प्ट क्लासीफाई एनिमल्स इन हिज बुक। कौन सी बुक थी वो? हिस्टोरिया एनिमलियम। तो इस क्लासिफिकेशन का जिक्र उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलियम में किया। अरस्तु क्लासिफाइड एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अब यहाँ पर देखिए, ये चीज़ है वो बेस है, यानी कि किस बेस पर उसने दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया, तो वो था उनका हैबिटेट, आवास। अरस्तु क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, यानी कि जो फ्लाई कर सकते हैं, और एनिमल अनेबल टू फ्लाई, लिव ऑन लैंड और वाटर, जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए, अरस्तु ने क्लासिफिकेशन तो कर दिया और इन्होंने क्लासिफिकेशन केवल एनिमल्स का ही किया, लेकिन इस क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी कमियां रह गई थी, क्योंकि जो ग्रुप इन्होंने बनाए थे उन ग्रुप में बहुत कम सिमिलरिटीज़ थी, क्योंकि इन्होंने हैबिटेट के बेसिस पर लिया था। और हैबिटेट तो ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लिया कि समुद्र के अंदर रहने वाले क्या सभी एनिमल्स एक जैसे होते हैं? नहीं। तो इसी तरह से ये इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, यानी कि अरस्तु की क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां रही थी। क्राइटेरिया यूज्ड थ्रू सिंपल बट आर्बिट्रेरी और बेस्ड ऑन रैंडम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो क्राइटेरिया यानी कि जो मापदंड लिए थे वो बहुत ज़्यादा नज़दीकी मापदंड नहीं थे, यानी कि एक मनमाने से मापदंड थे उनके। और उन्होंने किसको लिया था? और बेस्ड ऑन रैंडम मॉर्फोलॉजिकल, जो केवल बाह्य जो बाहर से कैरेक्टर्स दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है बाह्य जो स्ट्रक्चर है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है वो किया था अरस्तु ने। मैनी क्लोजली अलाइड इंडिविजुअल वर क्लासिफाइड इन सेपरेट ग्रुप से। तो मैनी क्लोजली अलाइड इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग जो एकाकी नज़दीकी जो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनको एक अलग ग्रुप में नहीं रखा। सम इंडिविजुअल विथ ऑल टुगेदर डिफरेंट कैरेक्टर्स वर प्लेस्ड इन सम ग्रुप। देखिए, सम इंडिविजुअल, कुछ एनिमल्स हैं उनको एक साथ रख दिया। जैसे मान लिया उन्होंने ऐसे एनिमल ले लिए कि जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो इसी को एग्जाम्पल मान करके हम इस अरस्तु के क्लासिफिकेशन को सही नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट लिव इन ए सी इंक्लूड कोरल्स। ये स्लेंट्रेटा के मेंबर होते हैं। स्लेंट्रेटा क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है। व्हेल्स, ऑक्टोपस,
starfish and sharks are with different characters। तो ये सारे अलग अलग करेक्टर्स हैं। देखिए कोरल्स अलग करेक्टर के होते हैं, सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं, वेल्स मैमल्स होती हैं, ऑक्टोपस ये भी एक सिलेंट्रेटा का मेंबर होता है, स्टारफिश है ये मोलस्का की मेंबर होती है। तो इस तरह से अलग अलग कुल मिलाकर के अलग अलग ग्रुप हैं और इनके सबके अलग अलग करेक्टर्स हैं, लेकिन अरस्तु के क्लासिफिकेशन के अनुसार ये एक ही ग्रुप में रखे गए थे। ऑब्वियसली बर्ड्स एंड बैट्स अकॉर्डिंग टू अबव सिस्टम कम अंडर सेम ग्रुप से। तो उन्होंने तो उड़ने का ले लिया हैबिटेट, तो जो बर्ड्स हैं बैट्स है वो भी इसके अकॉर्डिंग एक ही ग्रुप में आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बैट्स मैमल होती है, बर्ड्स एवीज ग्रुप में आते हैं। इट लेक नेचुरल रिलेशनशिप अमॉन्ग्स द ऑर्गेनिज्म। जो प्राकृतिक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म में वो इन्होंने नहीं बताई। सो ऑल द एनिमल्स कैन नॉट बी ग्रुप्ड टुगेदर, मोर रिवर दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। तो इसी के कारण ये सारे जो डिमेरिट्स हैं, इसी के बेसिस पर अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन है उसको कंसिडर नहीं किया गया है। आगे देखिए, हैंस फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन we should select some characteristics which can be used for making the broadest division। तो हम क्या करते हैं, तो कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लक्षण, चाहे वो बॉडी के ऊपर हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो एक वर्ब भी हो सकती है, क्रिया भी हो सकती है, तो वो उसका करेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। देन वी शुड सेलेक्ट सम अदर करेक्टरिस्टिक्स टू कैटेगराइज दीज लार्ज ग्रुप इनटू स्मॉलर। तो यानी कि एक बड़े रूप में करेक्टर ले लिए और उनको फिर स्पेशल करेक्टर्स के बेसिस पर छोटे से छोटे ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड ग्रुप एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर करेक्टरिस्टिक्स इनटू सब ग्रुप से। तो देखिए जो बड़े करेक्टर्स हैं, जो मेन करेक्टर्स हैं, उनके बेसिस पर एक बड़े यानी कि जो ब्रॉड ग्रुप है एक बड़ा ग्रुप ले लेते हैं और फिर उनके स्पेशल करेक्टर्स के बेसिस पर उनको छोटे सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एंड सो ऑन शुड कंटिन्यू इट विल स्मॉलेस्ट अंटिल क्लासिफिकेशन अचीव्ड। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं। कि समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ आपको, कि जैसे मान लिया एक बहुत बड़ा ग्रुप ले लिया, मान लिया एनिमल है, तो सबसे बड़ा ग्रुप आता है किंगडम। ये हम आगे वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पर किंगडम ले लिया, तो किंगडम एनिमेलिया ले लिया, तो उसमें सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं, जितने भी एनिमल है वो सारे आ गए इसमें। अब इसके अंदर उनके स्पेशल कैरेक्टर्स के बेसिस पर इस किंगडम के नीचे का एक ग्रुप बना दिया जिसको हम कहते हैं फाइलम। अब मान लिया इस फाइलम, इस किंगडम के 15 फाइलम तैयार कर दिए। तो 15 फाइलम के कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपस में सिमिलर हैं, जिसके बेसिस पर वो किस में चले जाएंगे, किंगडम इस एनिमल में चले जाएंगे। फिर फाइलम को उनके जो कुछ अदर कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पर हम क्लास के अंदर डिवाइडेड कर देते हैं। तो क्लास, तो मान लिया इनमें एक फाइलम के अंदर 15 या 20 क्लास डिवाइड कर दी। तो इस तरह से कैटेगराइज कर देते हैं। और फाइनल सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो स्पीसीज होती है। स्पीसीज सिमिलर दिखने वाले, सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में रिप्रोडक्शन द्वारा नई ऑफस्प्रिंग को तैयार कर लेते हैं, वो कहलाती है स्पीसीज। This process of classification based on certain characteristics divided organism into broad group and then on the basis of some other characteristics into small groups। तो जैसे ब्रॉड ग्रुप ले लिया किंगडम, तो किंगडम से नीचे आ गया फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, क्लास से नीचे ऑर्डर। तो इस तरह से स्पीसीज तक के ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं।
आगे देखिए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन दे रखी है। ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रकार का लक्षण होता है। अगर कोई फंक्शन है तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होता है, और कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे मान लिया हमारे 2 legs हैं, तो ये भी एक कैरेक्टर है। एंड वी कैन मूव, वी कैन सी, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 eyes कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली वी कैन मूव इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देख सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तो ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं। आगे देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक लक्षण दूसरे लक्षण से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। इन देयर इफेक्ट्स ऑन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन। तो ये इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और एक बड़े लेवल पर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल आर डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस ऑन। दे आल्सो डिसाइड द वैरायटी प्रेजेंट इन दैट लेवल। दिस वे a whole hierarchy of mutually related characteristics is formed। तो characteristics है वो next level के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे मान लिया मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि एनिमल किंगडम है, तो जितने भी एनिमल है, हम यूनिसेलुलर एनिमल एक अमीबा से लेते हैं, और लार्जेस्ट जो एनिमल है व्हेल, यहाँ तक हम स्टडी करें तो इसमें करोड़ों एनिमल्स, अरबों एनिमल्स हैं। तो इनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हो गए कि इनकी सेल है, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें न्यूक्लियस सेंट्रली अरेंज होता है, न्यूक्लियस के अंदर गोल्गी बॉडी वेल डेवलप्ड होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। तो इस तरह के कुछ बहुत सारे कैरेक्टर सभी एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। न्यूट्रिशन के लिए अदर एनिमल्स या अदर प्लांट्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इनको आपस में सिमिलर बनाते हैं, और उसी सिमिलरिटी के कारण ये एक ही ब्रॉडेस्ट ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं, जो कि कौन सा है, किंगडम एनिमेलिया। तो इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं तो वो भी सारे प्लांट ही किंगडम के अंदर जाकर के अरेंज हो जाते हैं। तो इसलिए एक कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इसमें आता है, देखिए हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को एक लेवल से दूसरे लेवल तक क्लासिफाई किया जाता है, और इसके कुछ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स अरेंज किए गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी हम डेफिनेशन देखते हैं। हायरार्की, इट इज़ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच टैक्सोनोमिक कैटेगरीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर और लॉजिकल सीक्वेंस। तो एक ऑर्डर के अंदर है, जैसा हमने बताया था। सबसे ब्रॉडेस्ट डिवीजन है किंगडम, फिर उसमें फाइलम, फाइलम से नीचे क्लास, क्लास के नीचे फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये सारे ग्रुप्स हैं वो एक सीक्वेंस में तैयार किए गए हैं, और इसी को अरेंज करना क्या कहलाता है? हायरार्की। तो हायरार्की लेटरली मीन्स ए सीरीज ऑफ succession of different ranks, so the various species have been arranged into different। तो जो different species हैं वो different group के अंदर arrange हो जाती है। Example of characteristics used in hierarchical classification। कौन कौन से example है? एक सिंपल तौर के ऊपर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल के स्ट्रक्चर में हम दो प्रकार से सेल को कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड है यूकैरियोटिक। तो इसमें मेन जो बेस रहा वो क्या रहा? वो रहा ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो प्रेजेंट है।
तो एक बेस बन गया कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक और एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक। दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स बॉडी। ऑर्गेनिज्म का बॉडी है तो किस तरह से अरेंज है, देखिए अगर सिंगल सेल से बना हुआ है तो यूनिसेलुलर, और अगर बहुत सारी सेल से बना हुआ है तो मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हम अगर कंपेयर करें तो इनमें सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन के कारण इनके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, तो वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एबल टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। किसके बेस पर, क्योंकि इनके अंदर सेल डिफरेंशिएशन होता है। एज ए रिजल्ट ऑर्गेनिज्म स्टार्ट डिफरिंग इन बॉडी डिजाइन। तो बॉडी डिजाइन किसके बेसिस पर बनता है, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स है वो ग्रुप में अरेंज होकर के पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती है, तो टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं और इसी प्रकार टिश्यू अरेंज होकर के ऑर्गन्स बना देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशंस के बेसिस पर भी जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होता है ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक कौन से होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स ये सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प द्वारा क्लोरोफिल का यूज़ करते हुए खुद ही फूड फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए इनको हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। और अदर टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रोपिक है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रोपिक के ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इस तरह से एक बेस बन गया न्यूट्रिशन का। आगे देखिए फाइलोजेनिक के रिलेशनशिप या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उत्पत्ति है, वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम है, इसके अलावा शूट सिस्टम है, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हुए हैं, तो वो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, तो इसी को हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इसको हम क्लासिफिकेशन का बेस मान सकते हैं। Organism may be grouped on the basis of body organization. For example, plants possess root, stem and leaves. Animals also possess specialized organ to perform various functions. तो अलग अलग functions के लिए plants और animals के अंदर अलग अलग functions होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने जनरल बेसिस के ऊपर स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम हायरार्की के जो टैक्सॉन होते हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स होते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। थैंक्स।